हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मानस और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीटीएस पेपर नंबर 4 का फिजिक्स सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.50 x एक्स ऑन अ पार्टिकल इन द x डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन और x आपका मीटर के फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। यार देखो, सबसे बड़ी हिंट तो यही है कि पहले F और x के फॉर्म में आपको दे रखा है। तो जब F और x आमने सामने है यहाँ पे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन की कहीं ना कहीं सिचुएशन बन रही होगी। दूसरी हिंट तो ये x इक्वल टू 0 से 2 बोल रहा है ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दिख रही है यहां से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज करो यहां पे। ठीक, तो यहां पे अगर मैं फोर्स को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो ये कितना है 10 प्लस 0.50 x ओके dx कितना हो जाएगा 10x प्लस 0.50 को बाहर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा x की पावर 2/2। ठीक, अब आप क्या करोगे, लिमिट्स पुट करिए। x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट ये हो गई, अपर कौन सी है 2। ठीक, तो अपर वाली 10 इंटू 2 प्लस 0.5 है, 0.5 है ये, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में लिख देते हैं और x की वैल्यू अगेन 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, माइनस 0 रखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया यहां से 20 प्लस ये कितना है यहां से 4 अपॉन में 4। ठीक, माइनस 0 तो ये 1 हो चला जाएगा। तो कितना हो गया 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 जूल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ 5 न्यूटन फोर्स इफ द वर्क डन इज 25 जूल्स देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वर्क आपको कितना दे रखा है 25 जूल्स, फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 कॉस थीटा। ठीक, ये कितना हो गया 50, 25 अपॉन 50, तो ये कितना हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 60 डिग्रीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है। अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड ओके ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, इसके लिए वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से डिराइव कर सकते हो। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो वो क्या कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ठीक है, अब किसकी वजह से यहां पे हो रहा है, एक ही हमें दिख रहा है यहां पे जो कि है स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स यहां ऐड कर रहा होगा। और रही बात नॉर्मल की, जो कि अगर आपके दिमाग में आता है कि भाई सरफेस की वजह से एक नॉर्मल लग जाए, तो आप ये भी देखो अगर नॉर्मल लगेगा भी तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो गए तो नॉर्मल तो हट जाएगी ना उस केस में। तो केवल कौन सा बचा वर्क डन बाय स्प्रिंग ओके इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अगर आप वर्क डन बाय स्प्रिंग देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या रखे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ओके। और अगर इसकी आप बात करते हो, इसकी अगर आप बात करते हो तो बॉल है, बॉल आगे मूव कर रही है। ठीक है, कब तक मूव करेगी जब तक स्प्रिंग आपकी पूरी तरह से कंप्रेस नहीं हो जाती। भाई जैसे ही आपकी स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगी बॉल भी वहां पे रुक जाएगी, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो 0 हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे फर्दर तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो कंप्रेशन निकालना है तो ये कितना होगा एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट रूट एम बाय के। ठीक, ये मास है, ये आपका क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये वेलोसिटी जो गिवन है। देख लो जरा फटाफट से 1.5
मास कितना दे रखा है आपको, मास कितना दे रखा है 0.5 kg, और कांस्टेंट कितने हैं 50, ठीक है। एक जीरो हटा दो, 1/100 यानी कि ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1/10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 0.15, ठीक 0.15। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source, okay, the displacement time graph that describes the motion of the particle is। अब देखो यार, इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है पावर के केस में, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये S प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, अच्छे से आपको पता होगा ये, ठीक है, S प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, ओके। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो T की वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे S भी आपका उतना इंक्रीज करता रहेगा, है ना भाई। T की वैल्यू मान लो 1 लाख कर दी आपने, या 1 लाख करोड़ कर दो, तो आपका S भी उतना ही गुना बढ़ता चला जाएगा। तो कौन सा ग्राफ आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक, ये भी कांस्टेंट है, हटा दो, स्ट्रेट लाइन वाले तो हट जाएंगे। और अगर आप इसकी बात करते हो, हाँ ये ठीक लग रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके लिए देखोगे तो यहां पे भी एट द एंड यहां से शुरू हुआ, आगे जाके कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या दूसरी लॉजिक अगर देखना चाहोगे तो T की पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी नहीं बनेगी ना, स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी नहीं बन सकती, तो कहीं ना कहीं अगर 1 से ज्यादा है तो पैराबोला वाली कंडीशन आ रही है ना, पैराबोला का ग्राफ जो है बनने के चांसेस बन रहे हैं यहां से, तो ये वाला अपना करेक्ट होगा। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो है S भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अ फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, acts on an object in x direction, the work done on the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter। अगेन वही इंटीग्रेशन ही करना है अपने को, ठीक है। F इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बीटा एक्स, ठीक है, तो F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ओके, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, वैल्यू जो दे रखी है वो सब लास्ट में पुट कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, ये अल्फा के लिए अगर आप देखोगे तो अल्फा एक्स प्लस बीटा को बाहर ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 3/3 होगा, ऑल राइट, ठीक। और डिस्प्लेस कहां तक हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, तो 0 से 1 मीटर इसकी कहीं ना कहीं लिमिट्स होंगी, सीधी सी बात है। डिस्प्लेस कितना किया गया है, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो इनिशियली 0 से ही तो होगा, तो 0 से 1 मीटर, तो ये क्या होगा 0 से 1 मीटर, ठीक है। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस का 0 कर दो तो 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा बाय 3, ओके। ये आपका वर्कडन के लिए निकल के आया है। वर्कडन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे वर्कडन आपको 5 जूल के बराबर दे रखा है, तो 5 के बराबर है, और अल्फा की वैल्यू कह रहा है 1 न्यूटन रख दो, बताओ बीटा कितना होगा, तो रख दो यहाँ पे 1 प्लस बीटा 3 5, ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 प्लस बीटा अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5, कितना होगा ये 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 12, ठीक है। आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स आपको दे रखा है। इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर आप जानते होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका भी, ठीक है, ठीक है, F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। कहां से आया वो भी देख लो। पावर की अगर आप बात करोगे क्या होता है, ठीक है, अगर पावर की आप बात करोगे तो ये होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक। तो स्मॉल के लिए अगर आप देखोगे तो F इज इक्वल टू यहां पे F इंटू ds बाई dt अगर आप कर दोगे
ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर ऐसे देख लो, डिफरेंशिएट अगर आप इसको करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f को बाहर ले लीजिए, ये ds बाई dt हो गया मान लो, ठीक, तो ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, तो ds बाई dt क्या हो गया अल्टीमेटली वेलोसिटी, ठीक है, तो यहां से आया ये f इंटू वी। तो इसमें जरा अगर हम पुट कर दें वैल्यूज, कितना है 5 i कैप और ये 10 i कैप, ठीक है, तो फोर्स दे रखा है 10 i प्लस 10 j प्लस 20 k, ठीक है, और ये कितना दे रखा है 5 i माइनस 3 j प्लस 6 k, ठीक है, ले लो जरा इसको, कितना होगा 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 प्लस 10 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 30 प्लस 20 इंटू 6 कितना हो गया प्लस का 120, ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 माइनस 30 20 प्लस 120 कितना हो गया 140, ठीक है, तो 140 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट s, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको देखना है फॉर डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, यहां पे फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही थी, इस तरीके से, राइट, यहां पे फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है, कुछ थीटा एंगल पे, ठीक, इसके अगर आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये इधर साइड हो जाएगा f cos थीटा और नीचे साइड क्या हो जाएगा इधर f sin थीटा, ठीक है, अब इस ब्लॉक का अपना एक mg भी लगेगा नीचे, है ना, mg लगेगा, और इस सरफेस की वजह से ऊपर की ओर एक नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल भी लगेगा यहां पे, ये इस तरीके से एक नॉर्मल लगा दिया हमने, ठीक, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाले करोगे तो कितना आएगा यहां से, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर अगर आपने कर दिया तो n इज इक्वल्स टू यहां से कितना आएगा mg प्लस f sin थीटा, ठीक, आपको फ्रिक्शन के लिए निकालना है, तो फ्रिक्शन आपको पता है कितना होता है, फ्रिक्शन के लिए आप क्या यूज करते हो, यहां से देखो क्योंकि एक फोर्स है इधर की साइड, तो अपोजिट में यहां पे एक फ्रिक्शनल लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शनल के लिए आप कितना लगाओगे म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, म्यू इंटू एन आप यूज करोगे तो म्यू ही रहेगा, एन की वैल्यू कितनी है यहां पे mg प्लस f sin थीटा, ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको पूछा क्या गया था, ठीक है, वर्क डन, तो वर्क डन के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे fs cos थीटा, ठीक, फोर्स कितनी है म्यू के mg प्लस f sin थीटा, सॉरी, ठीक है, ये हो गई फोर्स। अब इसके साथ डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी दे रखी है तो ऐसी रख देंगे, ठीक, cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा के लिए अगर आप देखोगे ये आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन किधर है पीछे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल है तो -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से माइनस का म्यू के mg प्लस f sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, माइनस का म्यू के mg प्लस f sin थीटा इंटू s, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लिखा है अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो ये आपके सामने मान लीजिए एक बॉडी दे रखी है, ठीक है, या एक सरफेस है, सरफेस, ठीक, अब यहां से क्या किया गया, कोई बॉडी है, ठीक है, उसको कुछ h हाइट तक हम लेकर गए, ठीक है, कुछ h हाइट तक आप लेकर गए यहां पे, ठीक है, कुछ h हाइट तक हम लेकर गए हैं यहां पे, अब ये बॉडी इधर की तरफ है, ठीक, तो क्या कह रहा है व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली, तो अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो देखो आप बॉडी को कुछ फोर्स लगा के ऊपर लेके गए, ठीक है, आप ऊपर लेके गए इसको कुछ फोर्स लगा के, तो आपने कुछ यहां पे फोर्स लगाया, ठीक, यहां पे आपने कुछ फोर्स लगाया, राइट, और पूछा गया अप्लाइड फोर्स का साइन क्या होगा, ग्रेविटेशनल क्या होगा, तो सीधी सी बात है, देखो यार बॉडी का अपना कुछ mg भी होगा नीचे, ठीक,
तो फोर्स लगा के जब आप ऊपर लेके गए बॉडी को, तो फोर्स ऊपर की तरफ प्लस डिस्प्लेसमेंट किधर है, पार्टिकल हो या बॉडी हो, इधर से इधर की तरफ गया, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है मेरा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर फोर्स, तो यहां पे वर्क डन कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है बिल्कुल। ठीक, अगर इसकी बात करोगे ग्रेविटेशनल की, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम p व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे इस चीज को, तो p²/2m, बट कैसे आया वो भी देख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ओके, अब एक बात बताइए, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे एक काम करो, दोनों तरफ आप जो है स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, p² इज इक्वल्स टू m²v², राइट। p² इज इक्वल्स टू m²v² आपको मिलेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहां से v² जरा निकालने की कोशिश करिए, v² कितना होगा, p² में m²। ठीक, इसी को जरा इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ये कितना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², तो v² की वैल्यू p² m² यहां पुट कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, p² में m², तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, p²/2m। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विच ऑफ द डायग्राम्स शोन इन फिगर most closely shows the variation in kinetic energy of the earth as it moves once around the sun in its elliptical orbit। ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ, ठीक है, धरती। तो इसको करने के लिए देखो, ये सन है बीच में और ये अर्थ है ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो वेलोसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक, वेलोसिटी आपकी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की। ठीक है, मतलब कि अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे, सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जब रिलेशन आता है तो किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है। तो अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी आपकी कम होगी, और अगर आप रेडियस को कम करोगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस रिलेशन से इसको देखना चाहें, ठीक, इस रिलेशन से, तो क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, मान लो अर्थ चक्कर लगा के इधर कहीं आई, अर्थ चक्कर लगा के कहीं इधर आई, इस साइड में। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से सन की और अर्थ की दूरी मान लो r, और इधर से इधर तक की दूरी मान लो r'। ठीक, अब अगर आप देखोगे यहां पे, तो आपको कौन सी दूरी ज्यादा लग रही है, r वाली एज कंपेयर टू r'। r' जो है वो पास वाला हो गया थोड़ा सा, अर्थ जो है सन से पास हो गया r' में, और r वाले के केस में अर्थ काफी दूर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आप बात करोगे, अगर रेडियस ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी यहां पे, मिनिमम। ठीक, और अगर आप इस केस में बात करोगे, अगर रेडियस यहां पे कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पे, मैक्सिमम। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके हिसाब से अगर आप चेक कर रहे हो जाओगे, तो यहां पे या तो वेलोसिटी मिनिमम है या तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ mv² होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² है, तो वेलोसिटी या तो मिनिमम हो रही है या तो फिर मैक्सिमम है, बट कांस्टेंट कहीं नहीं हो रही, कांस्टेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कौन सा वाला ग्राफ आपको सही दिख रहा है, सबसे पहला वाला देखोगे, यहां पे तो कांस्टेंट हो रहा है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसके लिए बात करोगे तो ये यहां पे पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज कर गया, लेकिन फिर एट एंड यहां पे जीरो को ये टच कर रहा है, ये जीरो हो रहा है, यहां पे ये जीरो हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज करते करते जीरो हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं हो सकती, जीरो वाला कंडीशन है ही नहीं। इसके लिए देखोगे
यहां से पहले बढ़ रहा था, फिर घट गया, फिर ये देखो यहाँ पे आके जीरो को इसने टच कर लिया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, लास्ट वाले को देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ये काइनेटिक एनर्जी टाइम, ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला एकदम सही है। ठीक, ये जीरो को नहीं टच कर रहा, अगर इसको टच करता तो कांस्टेंट वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ कुछ भी करे उससे क्या दिक्कत। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है, फॉर द पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू एंड फ्रॉम क्यू टू आर 5 जूल एंड 2 जूल। अच्छा, पी से क्यू के लिए 5 जूल है और क्यू से आर के लिए कह रहा है 2 जूल है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा पी से आर के लिए। तो डायरेक्ट सवाल है यार ये, तो पी से क्यू गए, ठीक है, पी से क्यू गए 5 जूल, ठीक 5 जूल, और उसके बाद क्यू से आर गए आप 2 जूल, ठीक है, तो कह रहा है पी से आर के लिए कितना होगा, तो भाई 5 + 2 7 जूल हो जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या, अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल रीजन गिवन बाय u इक्वल्स टू, अच्छा इक्वेशन दे दी आपको 8x² - 4x + 400, ओके, इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए करना है तो डायरेक्ट है यार, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हो, आपको पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी है ये, तो du/dx अपॉन में dx इक्वल्स टू 0 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए जरा इसको, du/dx कितना होगा ये 16x माइनस का 4, ठीक है, 16x - 4 इज इक्वल्स टू कितना 0, 16x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, ठीक है, 0.25 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वेयर a and b आर constant and x is the distance between the atoms, the atom is in stable equilibrium, again वही कहानी du/dx वाली सेम, ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम चलेंगे। तो इसको जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, a और b कांस्टेंट है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो a इसको ऊपर भेज दो, x की पावर -12 माइनस का b x की पावर -6, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से a को पहले बाहर ही रखिए, माइनस का 12x ऊपर -1, तो ये माइनस का 13 माइनस का bx, तो ये माइनस का bx है, तो यहां पे -6 पहले तो नीचे आएगा, -6x, ठीक है, b को थोड़ा बाहर ले लो जरा, ठीक है, माइनस का 6x - 7, ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करोगे, तो ये क्या करोगे, माइनस का 12a x की पावर -13 है, इसको वापस हम नीचे ले जाते हैं, x की पावर 13 कर देते हैं, और ये हो जाएगा प्लस का 6b अपॉन x की पावर 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां से क्या करो, एक तरफ ये जो 12 वाला है इसको उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड, तो यहां पे राइट हैंड साइड अगर आप इसको भेजेंगे 6b x की पावर 7 इज इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 12a x की पावर 13, ठीक है, तो यहां से कितने टाइम्स में कट जाएगा ये, x की पावर कितनी 6 हो जाएगी, ठीक है, x की पावर 6 हो गई, तो 6b इज इक्वल्स टू 12a x की पावर 6, तो x की पावर 6 को इधर भेज दो, 12a अपॉन 6b, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में हो गया, x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, 2a/b की पावर 1/6, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच वेरीज विद पोजीशन x as shown in figure, if the particle has x = 0 has kinetic energy 25 जूल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट x = 16 मीटर इज, ठीक है, डायरेक्ट लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं, पाया तो एरिया निकाल लो, फोर्स और x आपको दे रखा है यहाँ पे, तो वर्क निकालना है यहाँ से आपको, तो कितना आएगा यहाँ से, भाई ट्राइंगल है, हाफ 6 हो गया ये, इनटू ये कितना दे रखा है ऊपर 10 दे रखा है, अब पता नहीं आपको विजिबल है कि नहीं, बट ये यहां से यहां तक के लिए 6 है, ऊपर यहां तक 10 दे रखा है,
तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ये इतना पार्ट कितना हो गया 30। फिर ये नीचे वाला 6 से 10 के लिए दे रखा है, तो प्लस कर दो यहां पे 6 से 10 मतलब 4 इंटू -5, तो 4 इंटू -5 कितना हो गया माइनस का 20। फिर ये कितना दे रखा है 10 से 14, तो ये हो गया 4, और यहां पे कितना है 5, तो ये कितना हो गया प्लस का 20। ठीक, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे क्या है ये 2 है 14 से 16, 2 इंटू -5 तो कितना हो गया ये माइनस का 10। 30 माइनस का 10 कितना दे देगा आपको 20। ठीक, तो ये वर्क के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया 20। अब आपको कितना दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका इस्तेमाल करिए जरा। वर्क इज इक्वल्स टू कितना होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल आपको कितनी दे रखी है 25 और वर्क कितना है 20, तो ये कितना हो गया माइनस का 25, इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 45। 20 प्लस 25 मेक्स इट 45। ठीक है, 45 जूल इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है द नेट वर्क डन बाय टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक ऑफ मास m टचेस द ग्राउंड इज। ठीक है, तो m इज ग्रेटर देन m, ये वाला जो ब्लॉक है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू ये वाला ब्लॉक। ठीक है, इसका मास ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर हम देखें यहां पे ये वाला मास इसके मुकाबले ज्यादा है, तो अगर ये मास ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ झुकेगा, और ये वाला जो मास है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, आइडियल पुली वाली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, टेंशन दोनों के लिए टी ही रहेगी। ठीक है, आइडियल पुली के लिए अगर ये मास है आपका, इसके अलोंग अगर आपको टेंशन देखनी है स्ट्रिंग में, तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन टी हो गया, सेम इसके लिए भी अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन टी हो गया। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें पूछा गया वर्क डन के लिए, तो टेंशन क्या है, एक फोर्स ही तो है ना, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो जरा, इसके लिए अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर के लिए, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी के फॉर्म में दे रखा तो डी लिख दोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसके लिए देखोगे, यहां पे अगर आप वर्क डन देखोगे टेंशन तो टी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना डी। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है नीचे, टेंशन किधर है ऊपर, दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब cos 180 वाली कंडीशन, तो माइनस का टीडी हो जाएगा, तो ये प्लस का टीडी माइनस का टीडी डायरेक्ट देख लो, नेटवर्क कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? अब देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब पूरा डिराइव तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, बट हाँ आपको कुछ बेसिक में अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, जब वाटर पाइप वगैरह वाले सिस्टम आते हैं और पावर वगैरह का जिक्र हो, तो उसके लिए क्या होता है, ये मान लो पाइप है आपका, यहां से कुछ वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है वो मान लो रो है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और ये इसके लिए एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, और वेलोसिटी वही v मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसके लिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, है ना। और यदि आप इसके लिए बात करो पावर के लिए, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर इंटू वी करोगे तो कितना हो जाएगा रो ए वी क्यूब। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड का यहां से निकल के आता है आपका इंपार्टेड या फिर सप्लाइड, वो होता है हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें निकालना है रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। ठीक, तो हाफ रो ए वी की पावर 3। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखी है m। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ आपको m दे रखी है, तो मास पर यूनिट लेंथ आया कहां से, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इंटू ए वी क्यूब। ठीक, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ।
ठीक है, इंटू ए, ये वी क्यूब, ए से ए कैंसिल हो गया तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब। इसका मतलब जो रो ए है वही आपका मास पर यूनिट लेंथ है। सीधी सी बात है, रो ए इंटू वी की पावर 3 था, ये मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी की पावर 3 है, इसका मतलब रो ए आपका मास पर यूनिट लेंथ है। तो बस यहीं से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, हाफ एज इट इज था, हाफ मास पर यूनिट लेंथ आपको एम दे रखा है इंटू वी की पावर 3। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। ठीक है, व्हेन अ बॉडी डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सब मान लो हमें नहीं भी आता हो, पता नहीं है ठीक से हमें, जैसे मान लो अगर ये नहीं भी आता हो आपके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, तो आप पहले लास्ट से चेक करना स्टार्ट करो कौन सा आपको सबसे इजी लग रहा है। ठीक है, व्हेन वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कंजर्वेटिव के केस में होता है। ठीक है, क्लोज पाथ 0 कब होगा? कंजर्वेटिव के केस में, राइट। तो कहां गया ये? फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये डी वाला मेरा किससे कनेक्ट हो रहा है? आर से कनेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। देन सेकेंड लास्ट अगर आप देखोगे, पावर ऑफ अ बॉडी वेरीज इनवर्सली एज टाइम होना चाहिए, है ना। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? पावर टाइम के। लो, दो यहीं से मिल गया, पावर ऑफ अ बॉडी वेरीज इनवर्सली एज टाइम। तो ये क्या हो गया मेरे हिसाब से? सी का क्यू होना चाहिए। अब जरा देख लेते हैं इनके बेसिस पे कुछ मिल रहा है क्या। डी का आर, केवल एक लौता ऑप्शन है जो आर वाला हमारा सेटिस्फाई करे, तो उसका मतलब फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। चाहो तो सी के लिए देख लो, सी का क्यू होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से भी स्मार्ट अप्रोच से आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। नहीं, कंजर्वेटिव के केस के लिए होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इन राउंड ट्रिप इज नहीं, एवरेज भी नहीं। ठीक है, कंजर्वेटिव वाली बात है, तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, बोथ assertion रीजन आर फॉल्स। ठीक, आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव के केसेस में अगर आप बात करोगे तो ठीक है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा वहां पे। ठीक है, सेकेंड क्या है? रीजन लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कैन बी चेंज, ठीक है, कैन बी चेंज, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, होगा ही होगा या होना ही होना है, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, है ना। हो सकता है, कैन बी चेंज। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। तो एसर्शन और रीजन आपके दोनों सही हैं, बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट थी। ठीक, तो सेकंड इज द करेक्ट। A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up to 20 step of 0.25 meter height each. The work done in climbing is। ठीक है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में भाई देखो अलग से ये वर्क कर रहा है, तो मैन के रिस्पेक्ट में आपको देखना होगा वर्क डन इन क्लाइंबिंग। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल फॉर्मूला अपना यूज हो जाएगा, क्या है? mgh। ठीक है, प्लस का, तो मास कितना है? 50 kg आदमी का और 20 kg उसके ऊपर जो वो भार लेके चल रहा है, तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। ठीक है, जी कितना है? जी यहाँ पे हम 9.8 ही लेके चलते हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाए, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 10 रख के देख सकते हो, जो आपको सबसे क्लोज वैल्यू मिले उस पर टिक मार देना। ठीक है, इंटू mg, ये इंटू में 9.8 इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? 0.25 है, पर क्या है? 20 कदम चल रहा है, 20 स्टेप्स अगर ये चल रहा है, उसकी हाइट आपको 0.25 के हिसाब से दे रखी है, मतलब सीढ़ी चढ़ रहा होगा, तो 0.25 आपको दे रखी है पर स्टेप के हिसाब से। तो 20 इंटू 0.25 होगा ये, 20 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.25 आपका 5 हो जाएगा, ये 70 है। 70 इंटू 5 अगर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 350। और 9.8 से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है, तो 10 रख के देखोगे तो 3500 कुछ मिलेगा। ठीक है, और सबसे क्लोज कौन है 3500 के? फोर्थ ऑप्शन 3430। ठीक है, 9.8 रखोगे तो एग्जैक्ट 3430 ही मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? टू स्प्रिंग्स A and B हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट Ka and Kb, Ka is equals to 4 Kb stretched by applying a force of equal magnitude। फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इफ एनर्जी स्टोर्ड
इन ए इज ई ए देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी। डायरेक्ट है यार, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। यू ए अपॉन यू बी आप सभी लोग जानते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के बी अपॉन के ए, ठीक। जब फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तब लगाते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग का कितना दे रखा है यहाँ पे, के इक्वल्स टू 4 के बी, ये 4 के बी के बराबर है, ऊपर आपको के बी दे ही रखा है, और ए की एनर्जी ई ए है, ठीक है। ए की जो एनर्जी है वो ई ए दे रखी है, इसके लिए आपको दे रखी है ई ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के बी से के बी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 है, 1/4 है 4 ई ए, ठीक है। मतलब ये ई ए अपॉन यू बी इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है, 1/4। तो यू बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ई ए, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू। देखिए एक स्टैंडर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, जो आप लोग जानते हैं सभी लोग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल, जो भी आप लगाते हो, ठीक है। पर एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो मैं आपको दूसरा वाला मेथड बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20% बोला गया, आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन तो आप जानते हो, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये रिलेशन आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम आपको दे रखा है, ओके, मतलब पी स्क्वायर आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक वैल्यू लेट कर लो 100, ठीक है, ये आपकी एक बेस वैल्यू है 100, ठीक है, 100 एज्यूम कर लो 100, परसेंटेज का साइन हटा दो, ठीक। कितना इंक्रीज कर रहा है 20%, तो मतलब यहां पे आप प्लस का 20 कर दीजिए 100 में, तो कितना हो गया 120, ठीक है। अब आपको क्या करना था, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कितना होगा ये 100 का स्क्वायर लगभग 10,000 समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ये 00 समथिंग कुछ जाएगा, ठीक। बट हमें कहां तक देखना है, केवल 3 डिजिट तक शुरुआत के, 1 2 3, 1 2 3, 144 और 100 के बीच के डिफरेंस कितना होगा 144 माइनस 100 44, ठीक। तो 44 इज द करेक्ट आंसर। और किसी क्वेश्चन में इसी पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप इसी तरीके से एक बार ट्राई करके देखना, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम स्मार्ट अप्रोच है, पहले कुछ नहीं किया, एक बेस वैल्यू हमेशा आपको 100 ही लेनी है, उसके बाद कितना उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस 20 कर दो, तो ये कितना हो गया 120। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि मोमेंटम का स्क्वायर करके आएगी, तो कितना होगा 100 का स्क्वायर 10,000 समथिंग कुछ है, बट इतना आगे तक आपको जाना ही नहीं है, आपको केवल 3 डिजिट तक देखना है। तो 100 का तो ऑलरेडी 100 ही रहेगा 3 डिजिट तक, ठीक है। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद 120 की बात करो तो बहुत आगे हमें इसमें भी नहीं जाना, 3 तक जाना, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 रख दो, तो बस 144 तक ही जाओगे, 1 2 3, बस इनके बीच का डिफरेंस देख लो, आंसर आपका आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन में भी लगा के देख लेना, आंसर आपका बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। बट पैटर्न वही होना चाहिए। चलो, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled by a constant power p placed on a rough horizontal plane, the friction coefficient आपको दे रखा है mu, find the maximum velocity of the block। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ब्लॉक की, तो किस पावर से खींच रहा है, किसी p पावर से खींच रहा है, कांस्टेंट पावर से, ठीक है। तो p क्या होता है आपका, अगर आप p की बात करोगे f इंटू वी, तो f के रिस्पेक्ट में चेक किया जाएगा, ठीक है। तो p बाय वी है ना, बट हमें क्या चाहिए v चाहिए, v चाहिए। तो अगर आप यहां से देखोगे, अगर फोर्स का इधर का कहीं होगा तो फ्रिक्शनल एक लगेगा यहाँ पे, ठीक। और अगर आप इसके लिए देखोगे सरफेस की वजह से एक नॉर्मल लग रहा होगा, और ब्लॉक का अपना कुछ mg होगा, है ना। तो अगर ऊपर वाले को नीचे के बराबर करोगे तो n बराबर कितना होगा mg, और फ्रिक्शनल की अगर आप बात करोगे तो फ्रिक्शनल के लिए कितना होता है म्यू इंटू एन, तो यानी कि नॉर्मल कितना मिला आपको mg, तो म्यू इंटू mg आ गया फ्रिक्शनल, ठीक है। वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो p अपॉन कितना कर दोगे f, p अपॉन में f, ये वेलोसिटी इधर चली गई तो p अपॉन f हो गया, और f कितना दे रखा है आपको p अपॉन में म्यू mg, ठीक है। डायरेक्ट, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, डायरेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि फ्रिक्शनल के रिस्पेक्ट में आपको देखना था, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के लिए देख रहे हैं तो फिर इजिली हमारा यहां से निकल के आ गया। चलिए अच्छा, फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, फ्रॉम पोजीशन ए इन इट्स काइनेटिक एनर्जी रीजन पोजीशन सी। यहां पे आपको देखना है, यहां से आपने क्या किया गया है, एक ब्लॉक को रिलीज किया है जो कि 2 kg का था, रिलीज किया है। एक लेवल यहां से देख लो और ये यहां तक गया, यहां से यहां तक के लिए। तो पहली बात, ये इतनी पूरी कितनी है 14 मीटर, और ये कितनी है सी के लिए 7 मीटर। तो हमको अगर ये देखनी है तो कितना करेंगे, 14 माइनस 7 कर देंगे, तो ये मेरी आ जाएगी 7 मीटर। ठीक, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब टुवर्ड्स द सरफेस आ रहा है, टुवर्ड्स द ग्राउंड अगर ये आ रहा है तो ये क्या होगा, प्लस का mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लस का mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 7 निकल के आया, 14 माइनस 7 तो ये आ गया 7। मास कितना है 2, इंटू जी की वैल्यू कितनी 10 ले सकते हो, 10 इंटू 7, 70 इंटू 2 कितना हो गया 140 जूल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, अ पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन थ्राइस एज मच ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। भाई पाइप वाटर वाला केस है, पावर का जिक्र हो रहा है, तो अगेन उन्हीं में से एक फॉर्मूले का आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है टू ऑब्टेन थ्राइस एज मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप, उसी पाइप से 3 गुना पानी चाहिए आपको, उसी टाइम पर सेम टाइम पे आपको 3 गुना पानी चाहिए। तो सीधी सी बात है यार, अगर 3 गुना चाहिए होगा तो स्पीड को बढ़ा दोगे, सीधी सी बात, स्पीड बढ़ा दो, उतने ही टाइम पे आपको उतना 3 गुना पानी मिलेगा, तो उतनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो पावर क्या होता है, रो ए वी की पावर 3। अगर आप यहां से देखोगे तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी टू द पावर 3। तो सीधी सी बात है यार, 3 टाइम्स अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 3 गुना बढ़ा दो स्पीड को तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, दैट्स इट। ठीक है, या एक और लॉजिक से देखना चाहो तो एक और लॉजिक से भी देख सकते हो, जैसे पावर इक्वल टू आपका क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम के हिसाब से अगर रखोगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। तो एनर्जी के लिए हम कितना लेके चलते हैं, हाफ mv² अपॉन में टाइम। ठीक, यही मेरा पावर के लिए हो गया इक्वेशन। तो यहां से अगर आप मास को 3 गुना कर दो और वेलोसिटी को भी आप 3 के हिसाब से कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा अगेन 27p। ठीक है, तो वही 27 टाइम्स हो जाएगी, सीधी सी बात है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट 300 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड। एक वेट लिफ्टर है जिसने 300 kg का वजन उठाया है, 2 मीटर तक उठा दिया है, और फिर उसके बाद कह रहा है 3 सेकेंड के लिए उसने समय लिया है। एवरेज पावर बतानी है। तो बच्चों पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला देखते हैं अपन लोग। एवरेज पावर निकालने के लिए आपको वर्क डन डिवाइड बाई टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्क डन मतलब अगर 300 kg का वजन आप ऊपर 2 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो mgh करना पड़ेगा बेटा। कितना करना पड़ेगा, mgh। m यहाँ पर क्वेश्चन में 300 दिया गया है, g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 रखेंगे, और h की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए 2 मीटर है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। डिवाइड बाई टाइम कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिया हमने। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे, इधर 100 आएगा, ये करेंगे 980 आ जाएगा। 980 इंटू 2 16 अगर हमने कर दिया, 8 16 9 18 और 1 19 वाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा पार्ट इसका सही होगा बेटा, फोर्थ पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बट उसके पहले पावर ये किस आर्टिकल से था तो आप क्या देख सकते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 83 आर्टिकल नंबर 5.10 पावर फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ है एवरेज पावर का वो W/T इस्तेमाल हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी शानदार क्वेश्चन है अगला। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ
इज करेक्ट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द पार्टिकल। तो हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। इस ग्राफ में हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हाइट को रिलेट कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप किसी भी बॉडी को कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो ये वेलोसिटी जब अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचती है, वहां जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल कंडीशन पर सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, पोटेंशियल नहीं रहती है। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, एच हाइट ऊपर जाती जाती है, वैसे वैसे उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और शुरुआत में इसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। इसका मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर किसके किसके बीच में, तो ग्राफ हमारा जो है वो देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोले, ग्राफ देखना है एनर्जी वर्सेस हाइट के देखना है। तो एनर्जी वर्सेस हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइट का टर्म, हाइट, ठीक है, ठीक। और यहाँ वाला जो एक्सेस है वो लेना है हमें एनर्जी, ठीक है। मतलब अब कौन सी एनर्जी होगी ये बेसिकली हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। हम आपसे ये कहें कि जब हाइट जीरो है मतलब यहां पर है, तब उसके बाद सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और जब हाइट एच पे पहुंच गए हो तब उसके बाद पोटेंशियल है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर इसके पास जो एनर्जी रही होगी वो काइनेटिक रही होगी, और स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो रही होगी वो जीरो रही होगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला के को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को ही ई से दिखा दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने ये बात आपको बताई है, इसमें जहां पर मैंने के लिखा है अब वहां पर ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ग्राफ यहाँ पर मैच करा लें। जब आप मैच कराएंगे तो देखेंगे क्या आने वाला है, ये वाला आपका ई है और ये वाला आपका यू है। इसका मतलब पहला पार्ट एकदम सही होगा। ये देखिए उल्टा बना हुआ है, कर्व बनेगा नहीं। कर्व इसलिए बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये दोनों ग्राफ अपने गलत हो जाएंगे। कौन सा पार्ट सही होगा, पहला। अब ये किस थ्योरी पर है अगर हम आपसे कहें तो देखा जाए ऑब्वियस सी बात है एनर्जी जो है वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब कौन सा आर्टिकल पे होना चाहिए, अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हम कह सकते हैं। इस आर्टिकल पर पेज नंबर पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 78, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है। A constant power P is applied to a particle of a mass m. The distance traveled by the particle when its velocity increase from v1 से v2 हो रही है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। सबसे पहले चीज क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कांस्टेंट पावर यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो पावर का अगर मैं फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, पावर का फॉर्मूला F इंटू वी होता है, ठीक है। F इंटू वी होता है। और पावर की और बात करें, फोर्स जो होता है वो m इंटू ए होता है, तो ये v हो गया। और उसके बाद अगर आप पावर देखेंगे तो एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ लिखा हुआ है उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूं तो v dv बाई dx से लिखा जा जाता है, या dx से लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास v हो गया है। और अच्छे से ध्यान से देखा जाए तो मैं अगर p बाई एम इधर लिख दूं और dx को इधर लेकर के चला हूं तो ये v dv हमारे पास v स्क्वायर dv बन जाएगा। अब मेरे को इसमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। मैंने इंटीग्रेशन से पावर को इसलिए बाहर किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पावर जो है वो कांस्टेंट दी गई है, मास तो कांस्टेंट होता ही। अब ऐसे हम यहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो पी अपॉन एम, अच्छी बात है। ये जो आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास v³/3। सवाल ये सर लिमिट क्या होगी, तो क्वेश्चन में बोला गया कि आप v1 से लेकर के v2 तक जा रहे हैं, तो जब आप लिमिट लगाएंगे वो v1 से लेकर के v2 तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो p बाई एम इंटू एक्स अगर आप करेंगे तो v2 की पावर 3 माइनस का v1 की पावर अपॉन 3 हो जाएगा। और हमें x ही पूछा गया है, हम उसको यहां लेकर चले जाए अगर तो m अपॉन 3p v, और ये हमारा टर्म्स मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है आप आराम से देख सकते हैं, आप किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले ऑप्शन देखिए यही पार्ट दिया गया जो मैंने अभी ड्राइव करके निकाला हुआ है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। पावर यहाँ पर कांस्टेंट थी, पावर के इस फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है जो कि एक एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखें तो इस आर्टिकल में आपको यहाँ पर P बराबर F डॉट V लिखा हुआ है और इसी की मदद से हमने आगे चीजों को किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। क्या है, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टू इंक्लाइन द सरफेस है, यहाँ पर हाइट दोनों की सेम है।
द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू प्लेन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ऑल अदर फैक्टर जैसे कोफिशिएंट ऑफ मास, ब्लॉक वेट वगैरह सब कुछ है, आर सेम इन बोथ केस, दोनों केस में सेम है। बस काइनेटिक एनर्जी K1 या K2 दोनों अलग अलग पार्ट में हमें दी गई है। और पूछा गया है कि कौन ज्यादा होगा, K1 ज्यादा होगा, K2 ज्यादा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इसको किस लॉजिक से बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर मैं लॉजिक की यहाँ पर बात करूं कि अगर यहाँ पर दो इंक्लाइन प्लेन है और दोनों इंक्लाइन प्लेन की खास बात यह है कि दोनों इंक्लाइन प्लेन की यह खास बात यह है कि हाइट जो है वो सेम है, और एक का एंगल 30 डिग्री है और एक का एंगल 60 डिग्री है। तो मान लीजिए ये θ1 हो गया, ये 30 डिग्री वाला, और ये वाला एंगल हो गया θ2 60 डिग्री वाला है। ठीक, ये जो हाइट है दोनों केस में सेम है, ये हाइट दोनों केस में क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब या तो आप एक एक कैलकुलेट करके चेक करें, या तो हम देखो, हम आपको बताते हैं बात कि अगर आप यहां से किसी भी बॉडी को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो जब बॉडी यहां से यहां पर पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। दोनों केस दोनों केस में कुछ वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, लेकिन दोनों केस में अलग अलग बेसिकली यहाँ पर करेगी। अब अलग अलग इसलिए करेगी क्योंकि दोनों के पाथ लेंथ अलग अलग है। ठीक है, दोनों के पाथ लेंथ क्या है, अलग अलग है। अब दोनों स्मूथ सरफेस होती तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि एच एच है, दोनों कांस्टेंट हो जाते और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी जितनी ज्यादा पाथ लेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन वहां पर वर्क करने लगेगा और एनर्जी को जो है वो कम कर देगा। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, बड़ा सिंपल सी बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने सुना होगा कि नेट वर्क डन बराबर जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बेटा, नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। कहने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों को रिलीज कराया गया था, इसलिए नेट वर्क डन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग है। सवाल ये कि यहाँ पर नेट वर्क डन कौन कौन कर रहा है? पहला तो हमारा mg कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वर्क डन कौन कर रहा है, हमारा फ्रिक्शन कर रहा है। बेटा, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी, वर्क डन बाई mg, और साथ में वर्क डन बाई फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगी। सवाल यह है कि वर्क डन बाई mg दोनों केस में सेम ही होगा, दैट इज mgh होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन की जब आप बात करेंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर निकालें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जब आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जब लिखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें पाथ लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो निकालनी पड़ेगी, और आप डिस्टेंस अगर निकालने की नौबत यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। पहली बात यह है कि म्यू एम जी कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने पहले थीटा के हिसाब से चीजों को लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया, म्यू एम जी हो गया हमारे पास। फोर्स कौन सा यूज करेंगे, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है, एन यहाँ पर एम जी कॉस थीटा होता है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ अगर आप करें तो मेरे को ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। और डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए एक्स है, तो अगर एक्स है तो थीटा के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि भैया साइन थीटा बराबर जो होता है वो एच अपॉन एक्स होता है। तो यहां से x बराबर जो आने वाला है वो h अपॉन साइन थीटा आने वाला है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा h अपॉन साइन थीटा के टर्म में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है, mgh माइनस का म्यू mgh, एंड देन द वैल्यू इज कॉट थीटा हमारे पास होने वाला है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अब इस बात पर डिपेंड करेगी दोनों केस में, चूंकि mgh सेम है, सब कुछ सेम है, एंगल दोनों केस में अलग अलग है, तो इस थीटा पर ही यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करेगी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो। अब यहाँ पर पहले केस में θ1 के केस में अगर देखा जाए तो एंगल यहाँ पर हमने 30 डिग्री लिया हुआ है, कॉट थीटा है यहाँ पर, सॉरी वैल्यू इज कॉट थीटा। कॉट थीटा बोले तो कॉट 30 डिग्री यहाँ पर है। पहले केस में अगर हम बात करेंगे कॉट 30 है। कॉट 30 की अगर मैं वैल्यू की यहाँ पर बात करता हूँ वो वैल्यू यहाँ पर होती है बेटा √3 होती है, और दूसरे केस में कॉट 60 डिग्री है, वो वैल्यू बेटा यहाँ पर 1/√3 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। मतलब इस वाले केस में अगर बात करें तो ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगी, ये कुछ ज्यादा ही घट जाएगा। मतलब पहले वाले केस में अगर हम बात करें, अब यहां से सीधे समझ सकते हैं कि पहले वाले जिस केस में θ1 पहले केस में कम है और θ2 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉट की जब यहाँ पर बात करोगे तो उल्टा कहानी हो जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एंगल जितना छोटा होता है कॉट की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो कॉट θ2 यहाँ पर हो जाएगा, कॉट θ2 यहाँ पर हो जाएगा। और अगर ये जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतनी ज्यादा सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आप रख के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इससे घटेगा बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये 10 है,
तो ये 5 और 10 माइनस 5 होगा, लेकिन अगर दूसरे वाले केस में देखें तो ये वैल्यू अगर कम है 10 माइनस 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म्स इस पर डिपेंड करेगा, ये जितना ज्यादा होगा, एंगल जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी ही कम हो जाएगी, या आप उल्टा कह सकते हैं। कॉट के फॉर्म में मैंने यहाँ पर बोला है, अगर एंगल के फॉर्म में बोलूं कि थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा हो जाएगा, K2 ज्यादा होगा और K1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट भैया यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पर, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, ये किस कॉन्सेप्ट पर है अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मेन चीज जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम और साथ में काइनेटिक एनर्जी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। If the water falls from a dam into a turbine wheel 19.6 मीटर below the velocity of water at the turbine, क्या होगा? बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर डैम से यहां से आप ऐसे देख सकते हैं, इफ द वाटर फॉल्स फ्रॉम द डैम इनटू अ टर्बाइन, किसी डैम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डैम है, डैम जो है वो डैम की हाइट जो है 19.6 मीटर है, और इस डैम से पानी जो है किसी टरबाइन में गिर रहा है, तो जब पानी गिर रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, बड़ा आसान है। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, डैम ग्राउंड से एच हाइट ऊपर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इनिशियल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ पर सीधे लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे मैंने इसमें यहाँ पर क्यों लगाया है। मैंने यहाँ पर एनर्जी कंजर्व की है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से मैंने हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी को कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, और इसी वजह से इसकी स्पीड जो है वो बढ़ी हुई होगी। यहाँ से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप v² लगाते हैं तो 2gh लिखेंगे, और फिर इसके बाद v बराबर अंडर रूट के अंदर 2gh लिख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ v बराबर क्या होगा, तो भैया ये 2 है, g की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 ली गई है, और ये जो है वो 19.6 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 ही आएगा, जो कि 2 बार आ रहा है, तो इसे सॉल्व करने पर 19.6 ही बनेगा। तो आंसर इसका जो बनेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड बनने वाला है। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो देखिए ये मैंने लिखा भी यहाँ पर, पेज नंबर 78 पर जाकर के आप इस थ्योरम को आराम से पढ़ सकते हैं। The total mechanical energy of a system is conserved if the force doing work on it are conservative। ठीक है, तो कंजर्वेटिव था इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज लगाई। अगला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 पार्टिकल आर सीन टू कोलाइड एंड मूव जॉइंट टुगेदर। मान लीजिए 2 पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर जो 2 पार्टिकल है हमारे पास, मान लीजिए कुछ स्पीड से जा रहे होंगे, v1 या v2 से जा रहा है मान लो, और कहना है कि जाने के बाद टकरा करके एक साथ चलने लगे। आई थिंक ये बोला है ज्वाइंटली टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, मूव ज्वाइंटली टुगेदर, दोनों ज्वाइंट हो करके भैया जाने लगे हैं, यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी जाने लगे हैं। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोलिजन चाहे किसी भी तरीके का हो, कोलिजन चाहे किसी भी तरीके का हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। बट ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन जो केस आता है, ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जाता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी बेटा कंजर्व नहीं होती है। 2 बात याद रखनी है, मोमेंटम तो हर कोलिजन में सेम रहता है, लेकिन जो एनर्जी है वो जो कंजर्व नहीं रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन में या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। एनर्जी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व रहती है। तो कौन सा पार्ट इसमें सही हो जाएगा भैया, फोर्थ पार्ट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट नॉट द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये कोलिजन वाले पार्ट का है कि वहां पर आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि वहां पर वैक्यूम लगा दिया, एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहे हैं। और जब सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखने का, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ही अगर सिर्फ है,
तो उस कंडीशन में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है बेटा वो कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है। कभी ये मत दिमाग में रख देना सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, सर कभी पोटेंशियल सिर्फ कंजर्व रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ टोटल एनर्जी दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही सिर्फ कंजर्व रहती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों का समेशन दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ये यहाँ पर 100% श्योर कंजर्व रहेगी, बाकी कुछ भी कंजर्व नहीं रहेगा। तो कौन सा पार्ट सही रहेगा? थर्ड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस थ्योरम पर ही आता है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन कंजर्वेटिव है, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहती है? कंजर्व रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A spring is elongated by x, then it is further stretched by y. If spring constant यहाँ पर k है, then find its potential energy यहाँ पर बतानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ के स्प्रिंग के केस में एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर होता है। ये बेहद सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब आप इनिशियल से फाइनल कंडीशन पे जा रहे होते हैं, इनिशियल इलोंगेशन से फाइनल इलोंगेशन या इनिशियल कंप्रेशन से फाइनल कंप्रेशन की तरफ अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू यूज करते हैं। अब देखिए इनिशियल में जो एक्स है और बाद में जाकर के वाई हुआ है, तो बस आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है, कुछ खास काम करना, बड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भैया। तो ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से ये ऑप्शन ये आंसर किसमें मैच हो रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा भैया। कौन सा पार्ट इसमें एकदम सही है? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पर आधारित क्वेश्चन था, जहां पर हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो ये आता है, और उसे पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो प्लस में आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है। ये तब फार्मूला यूज करते हैं जब जीरो से एक्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर इसके अलावा किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं तो जो फार्मूला मैंने पिछले वाले स्लाइड में लिखा था वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। अदरवाइज की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप ये आर्टिकल एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द ग्राफ बिटवीन अंडर रूट, देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ई के है, और अंडर रूट ई के यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई के एंड 1/p की बात हो रही है। मतलब हमें यहाँ पर ई के वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन में। 1/p, सॉरी 1/p का बनाना है यहाँ पर, 1/p। तो पहले हमें इसकी रिलेशन निकालना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपने जरूर पढ़ा होगा जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फार्मूला होता है बेसिक सिंपल फार्मूला पी स्क्वायर बाई 2m होता है। और चूंकि सिर्फ पी में हमें चाहिए तो मैं रूट भी ले सकता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट 2m ई इज इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर बनेगा, सॉरी पी बनेगा। तो यहाँ से अंडर रूट ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बन जाता है। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का ग्राफ होता तो मैं जरूर स्ट्रेट लाइन खींचता, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ग्राफ हमें 1/p के अकॉर्डिंग बनाना है, और अगर हमें ग्राफ 1/p के अकॉर्डिंग बनाना है तो अंडर रूट ई के अगर ऐसे लिखा, इसे हम कुछ इस तरीके से ही लिख सकते हैं, इसी वर्ड को, या मैं यही लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात वही बनेगी भाई, ऊपर जाके फिर ये बन जाएगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा क्योंकि हमें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लेना है। अब ये देखा जाए तो ये इनवर्सली का ग्राफ हो गया है, इनवर्सली मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कई बच्चे जो है जल्दी जल्दी में हो सकता है पहला आंसर लगा दें, वो ध्यान नहीं देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर पे होता तो पहला ऑप्शन सही होता, पर ये 1/p है इसलिए रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा पार्ट सही रहेगा? थर्ड पार्ट। इस ग्राफ को बोलते हैं क्या है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ को बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ओके। जो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी के बेसिक फार्मूले से इसको इजाद किया गया है, तो आप ये आर्टिकल 5.4 पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो सर्कुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी को आपस में जोड़ता है। क्या क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखेंगे। अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस यहाँ पर 1 मीटर है और मास यहाँ पर जो है वो 5 kg है, और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इफ द मास मूव विद अ रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 300 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो 300 रिवोल्यूशन पर मिनट दी गई है। ठीक है, तो चीजें कुछ की सेकंड में होती हैं, तो पहले मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूंगा भैया। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 5 हर्ट्ज आ जाएगी, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से हम ओमेगा की भी निकाल सकते हैं। ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है भैया। एफ यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो 5 है, तो ये 10 पाई हो जाएगा, तो ये हमारा ओमेगा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया वो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया भैया।
अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है भैया, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है बोले भैया? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और वी जो होता है, वी को हमें ओमेगा के फॉर्म में अगर लिखना है तो आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, वी बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो फार्मूला है वो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपको दी गई है, बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो मैं बगल लिख देता हूँ भैया। मास यहाँ पर क्वेश्चन में 5 केजी दिया गया था, रेडियस यहाँ पर 1 है, और ओमेगा जो है हमारे पास शायद वो ध्यान से देखें, ओमेगा यहाँ पर जो है वो हमारे पास 10 पाई, उसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने। तो के बराबर जो आने वाला है वो 5 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 5 स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 25 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो शायद 125 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। मल्टीप्लाई बाई शायद 50 पाई स्क्वायर है, देन के इज इक्वल टू 250 पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पहले फ्रीक्वेंसी दी गई थी रिवोल्यूशन पर मिनट में, मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट करा तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई है, हर्ट्ज में आ गई है। इस फ्रीक्वेंसी की वजह से मैंने ओमेगा निकाला। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई एफ होता है। एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमने ओमेगा निकाल दैट इज 10 पाई आ गया है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी बराबर यहाँ पर आर ओमेगा होता है, वैल्यू पुट करा, और एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ओमेगा के टर्म में निकाल दिया इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। और हमें मास दिया गया था, आर दिया गया था, ओमेगा दिया गया, बारी बारी से सारी वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर निकाल दिया। बेसिकली देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन हम अगर कहीं वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में कहाँ पढ़ना है हमें, तो ये पढ़ना है। बाकी चीजें रिलेट करके अपन लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप बात करें तो ये एनसीईआरटी के हूबहू सेम वैसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया गया है हमारे, और बस वहां पर लैंग्वेज में था, हमने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को पूछ लिया है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब मोटर ड्राइव अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स यहाँ पर बेटा कांस्टेंट है। द पावर को हमें टाइम टी के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि मोटर ड्राइव्स अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 रही होगी, मानने में क्या जाता है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F बराबर अगर ma होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग F अपॉन m भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, और अगर हम कहें कि v बराबर u प्लस ए टी होता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो वेलोसिटी अगर हम बात करें t समय के बाद क्या हो जाएगी, तो F बाई एम इंटू टी हो जाएगा, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा टर्म्स वेलोसिटी का हो गया है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं पावर, पावर p बराबर F इंटू वी होता है, और F तो कांस्टेंट है, v को हम हटाना चाहेंगे तो F अपॉन m इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ कांस्टेंट है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसे पिक करेंगे। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आप इसे कई और तरीके से भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे कि p बराबर जब हमें पता है F इंटू वी होता है, और पावर को अगर हम फोर्स को अगर मैं एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखूं, मैं इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूं, F बराबर m इंटू ए होता है, ये v हो गया है। और आप चाहें तो v को भी चेंज कर सकते हैं, v बराबर हम कहें 80 अगर लिखना चाहें तो आप 80 भी लिख सकते हैं, तो p बराबर बेसिकली ma स्क्वायर टी हो जाएगा। और यहाँ से भी पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो कई तरीके हो सकते हैं, लोग कुछ भी चीज को कैसे भी मॉडिफाई करते हैं, बट आपका नोट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बात आपको रटी भी होनी चाहिए कि अगर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट फोर्स अगर होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इसलिए कौन सा पार्ट सही होगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो इस आर्टिकल पे अगर आप जाएंगे, एनसीईआरटी के इस पेज में आप जाएंगे, तो पावर का ये जो फॉर्मूला है P बराबर F इंटू वी, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो आप इस पेज में जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करेंगे। मैन कैरीज अ लोड ऑन हिज हेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, एक मैन है जो एक मैन ने एक किसी सामान को अपने हेड पे रख दिया है। मैं बहुत अच्छे आर्ट बना तो नहीं सकता, मैं बस थोड़ा सा आपको ज़ूम करा देता हूँ कि मान लीजिए मैन ने इस लोड को अपने सर पर रख लिया है। ठीक है, और वो 5 मीटर चला है। अब 5 मीटर चलने के बाद पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैं अगर अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क की बात करें तो चलने की बात करें तो कई तरीके हो सकते हैं, या तो वो सीधे चला जाए, या तो वो जीना चढ़े 5 मीटर ऊपर,
ठीक है, अगर वो सीधे चलता है तो फिर वर्क डन 0 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसे ऊपर जाना चाहिए जिस पर इसे मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्यों मैक्सिमम वर्क मिलेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बॉडी को सर पर होल्ड करने के लिए उसने जो फोर्स लगाया होगा वो ऊपर की तरफ लगाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, आपको मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ही आपको मैक्सिमम वर्क डन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जब इसने ब्लॉक को पकड़ा होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा, किसके काउंटर में? ग्रेविटी के काउंटर में, ताकि ये ब्लॉक नीचे गिरे ना। इसलिए इसने फोर्स ऊपर लगाया होगा, और इसी फोर्स का मैक्सिमम अगर आपको वर्क डन कराना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये बात किसमें लिखी है? तो आप ध्यान से देखेंगे, लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड। कौन सा पार्ट एकदम सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस कंडीशन में वर्क डन जो है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन से जुड़ी कुछ फार्मूले पर ही डिपेंड करता है, जहां पर हम लोग एफ बराबर एफ डी कॉस थीटा पढ़ते हैं। ये आर्टिकल हमारा 5.3 पर है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 पर है। आप जा करके वहां पर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड पूछा गया है। तो कई बार आपको क्लासरूम में चीजें बताई जाती हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली और ओनली किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है ओनली। ये फार्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होती है ओनली और ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, और किसी के लिए भी डिफाइन नहीं होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है, जिसका रेफरेंस जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर्टिकल पर पेज नंबर 77 पर आप पढ़ सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छी तरह से वहां पर एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मॉडिफाई क्वेश्चन है। पीवाईक्यू मॉडिफाई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़े। अगर आप, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था तो परसेंटेज अलग अलग हुआ था, शायद 44% था, किसी में 20% था, किसी में 30 था, किसी में 100% था। कई बार चीजों को अलग अलग वे से दिया गया है, तो हमने यहाँ पर मॉडिफाई करके क्वेश्चन को दिया है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैंने 300% बढ़ा दिया है, और मोमेंटम के बढ़ने की बात यहाँ पर की हुई है। पहले तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज करेगा और इसको मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भैया। इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब ही होता है इंक्रीज कितना हुआ है, जिसे और डिफाइन में करें, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100 होता है। और ध्यान से देखें तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस का 1 इंटू 100, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि मोमेंटम इंक्रीज का कितने परसेंट इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आप किसी भी तरीके से पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकाला जाए, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर बाई 2m होती है, या हमने ये भी पढ़ा है पी बराबर अंडर रूट के अंदर 2m बाई के होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 300% बढ़ाई जा रही है। इसका तो शुरुआत में अगर के थी तो फाइनल जाकर के कितनी हो जाएगी, के का प्लस के का 300% हम और बढ़ा देंगे। के 300% का मतलब ये होता है कि 300 डिवाइड बाई 100 अगर हम यहाँ कर दें तो यही चीज जो है वो 3k हो जाएगी, और के बराबर यहाँ पर 4k हो जाएगा। तो फाइनल के हमारे पास ये हो गया, इनिशियल के है, फाइनल के 4k है। लाजमी है, इस चीज को हमें शॉर्टकट में बताना चाहिए था कि भाई ऑब्वियस सी बात, अगर 300% बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 गुना और बढ़ जाएगा, के प्लस 3k मिलकर के 4k हो जाएगा। तो ये स्टेप हम कम भी कर सकते थे। अब इसी की मदद से हम लोगों को मोमेंटम में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या है, पी फाइनल माइनस मोमेंटम का अगर मैं रिलेशन निकालूं इस फॉर्मूले की मदद से, तो पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल जो होता है वो अंडर रूट के अंदर के फाइनल अपॉन के इनिशियल होता है। के फाइनल यहाँ पर जो है 4k है, ये के है, तो ये मेरे हिसाब से शायद 2 हो जाएगा। ठीक है, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं और आपको परसेंटेज मिल जाएगा, 2 माइनस का 1 इंटू 100। बेसिक सिंपल आंसर हो गया 100%। कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं अगर आपसे कहूं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या याद रखना है, कि ये अगर इंक्रीमेंट आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी गई है। आप हमेशा इसको याद रखिए, और किसी भी तरीके से ये वैल्यू अगर पता कर ले आप, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप लगा सकते हैं। ओके, तो चूंकि वो पीवाईक्यू बेस्ड था तो आप एनसीईआरटी में भी कुछ चेंजमेंट करके भी इस चीज को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलिजन का एक शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। बॉल ए ऑफ मास 2.4 kg
suffers an elastic head-on collision with another ball B at rest. After collision, the ball A continues moving in the same direction. Okay, with a speed of 1/5 of its original speed, while the ball B start moving forward. Find the mass of the ball B. चलिए, चूंकि ये एक केस हमारा जो है वो कोलिजन का है, वो भी कौन सा है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का है। चलिए एक एक केस बनाते हैं। तो एक बॉडी ए है जिसका मास 2.4 kg है, ये हमारी बॉडी ए हो गई, ठीक है। ये किस स्पीड से जा रही है तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कह रहा है कि एक बॉडी बी है जिसका मास तो हमें पता नहीं, हालांकि वही हमें पता करना है, वो शुरुआत में रेस्ट पे था। फिर उसके बाद टक्कर होने के बाद ये जो ए वाली बॉडी है इसकी जो स्पीड है वो पहले वाले से v/5 हो गई है, ये लिखा हुआ है। द बॉल ए कंटिन्यू मूविंग द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड की 1/5 यहाँ पर हो गई है, और अगर 1/5 हो गई है और बी जो है फॉरवर्ड ही चलता चला है, कितना चला ये भी नहीं लिखा गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपको दो बातें याद रखनी। सबसे पहली बात ये कि मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ओनली ऑन ओनली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो मैं मोमेंटम की इक्वेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ, हमारा साथ दीजिएगा भैया। तो क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू v/5 प्लस यहाँ बात करें तो मास ऑफ बी मेरे को नहीं पता है, और ये चलिए मैंने यहाँ पर एम बी लिख दिया है। यहाँ पर एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, तो ये इक्वेशन क्या होगी भैया, 2.4 इंटू वी, और चूंकि बी वाले की वेलोसिटी 0 है तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी 0 कर दी है। ओके, ठीक है, अब आप इसको यहाँ ला सकते हैं या इसको यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो एम बी वी बी की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, दैट इज 2.4 वी, और माइनस का अगर हम करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2.4/5 इंटू वी। आप चाहे तो 2.4 कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम 5 आ जाएगा। 5v माइनस का v के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.4 इंटू 4 इंटू v/5, ये हमारा एम बी वी बी की वैल्यू आ जाएगी। बट इससे हमारा काम नहीं बनेगा, मास नहीं निकलेगा। एक दूसरा तरीका और भी है। दूसरी इक्वेशन जो हमें बनानी है वो यहाँ से बनानी है, इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन से, ये माइनस ये डिवाइड बाई ये, दैट इज v माइनस का 0 इज इक्वल टू वी माइनस का v/5। आपको ये इक्वेशन बनानी चाहिए। देन v/5 इज इक्वल टू v प्लस v/5 एंड द वैल्यू इज 6v/5। देखिए यहाँ से हमने vb की वैल्यू भी निकाल ली, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो mb vb यहाँ पर जो है वो 6v/5 है, एंड द 2.4 इंटू 4 इंटू v डिवाइड बाई 5, 5 से 5 यहाँ चला गया, v से v ये कैंसिल हो गया है, 6 चौको 24। सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से आंसर आपका 1.6 kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इलास्टिक कोलिजन का ध्यान रखना है, पहले इक्वेशन आपको बनानी है मोमेंटम को कंजर्व करके, और दूसरी इक्वेशन आपको जो बनानी है वो वेलोसिटी के सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का यूज करके आपको बनानी है। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके में आंसर निकाला जा सकता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, तो जिसे आप आराम से इस हेडिंग पे जाकर के एनसीईआरटी के पेज नंबर 84 पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए रेस्ट फ्रॉम हाइट 20 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इफ ई इज इक्वल टू 1/√2, मतलब ई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया तो ये केस आपका इनइलास्टिक कोलिजन में चला जाता है। और चूंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है किसी पर्टिकुलर हाइट से, आई थिंक h बराबर 20 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया है, और अगर उन्होंने 20 मीटर से इसको ड्रॉप कर दिया है तो ये ड्रॉप करने के बाद देन फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिफोर इट स्टॉप द बाउंसिंग, मतलब एक्चुअली में होगा क्या, टकराने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, और जाते जाते आखिरी में जाकर के रुक जाएगा। अब या तो आप इसे डिराइव करके इसका फॉर्मूला निकाले, बट एज ए नीट एस्पिरेंट ऐसे केसेस में टोटल डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला रटा होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, एस इज इक्वल टू h1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। बेहद सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला रटा नहीं है तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा प्लीज आप ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे किसी कंडीशन में आप उसे सॉल्व करने बैठेंगे और डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। आप ये जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस का। h यहाँ पर 20 दिया गया है,
1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर एंड द वैल्यू इज 1 माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर 20 हो गया है। मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये 1/1/2 है, नीचे 1 माइनस का 1/2 है। ओके, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो बैठेगा वो एक्चुअली में 3/2 और नीचे 1/2 होगा, तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर। 20 into 3 is equal to 60 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसका आंसर जो है वो 60 मीटर हो जाएगा। आपने इसको 20 से गिराया हुआ था, तो 60 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे देख सकते हैं, जो कि एक जनरल फार्मूले पर है और इस पर ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया। तो मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन पहले तो पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू मॉडिफाइड है। इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें ए की वैल्यू अलग या एच की वैल्यू अलग अलग दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा स्प्रिंग का। तो ये बड़ा ही अच्छा और थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है भैया, जैसे आपने यहाँ पर एम मास की बॉडी इस पर टांगी है तो ये एलोंगेट हुआ होगा, और जैसे ये बॉडी ऊपर से नीचे आई है तो ऑब्वियस बात इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ जो इक्वेशन लगानी चाहिए वो लगानी चाहिए डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो गिरावट हुई है वो बेटा होती है mgx, मान लीजिए वो x नीचे आया है, और इंक्रीज कितना हुआ है तो उसकी एनर्जी हो गई है हाफ एक्स स्क्वायर हो गया है। एक x से एक x कैंसिल हो गया तो x बराबर ऑब्वियस से बात है 2mg/k हो जाता है। तो बच्चे से याद भी कर लेते हैं, मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में आंसर जो आता है वो 2mg/k आता है। ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें जो यूज किया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और साथ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें मास की बॉडी को देखो उन्होंने यहाँ पर टांग दिया है, और फिर हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर क्या होगी। तो पहले तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा क्या कि मैक्सिमम स्पीड आती कब है। तो हमेशा ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम ब्लॉक गेन मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है। पहले हमें वो पोजीशन पता करना होगा जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि ये जो हमारा ब्लॉक था, थीटा एंगल पर ब्लॉक है हमारा, जो कि इस स्प्रिंग से लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये खिंच के थोड़ा सा आगे आएगा, मान लीजिए अगले केस में खिंच के ये थोड़ा सा आगे आ गया है, कितना आगे आया है, थोड़ा सा आगे जितना भी आया है हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जब ये खींचा तो ये एक्स नॉट खिंच गया है, और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि जब इक्विलिब्रियम आता है तब वहां पर स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स दैट इज mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। क्योंकि शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर mg नीचे होता है इस पोजीशन पर mg cos थीटा, और यहाँ पर आपका जो है बेटा mg sin थीटा होता है, तो अप्लाइड फोर्स जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे जा रहा है वो mg sin थीटा जब वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है तभी उसी कंडीशन में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे स्प्रिंग फोर्स जो है बच्चा वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। और अगर ये mg sin थीटा के बराबर है तो आप तो जानते ही स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला kx नॉट होता है, और इस हिसाब से मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है यहाँ पर ये बैठेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम एक्सपेंशन नहीं, हमसे पूछा गया है कि बॉडी का मैक्सिमम स्पीड क्या रहा होगा। तो अब स्पीड निकालने के लिए देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखिए भैया, जब आपने इस ब्लॉक को छोड़ा होगा इस स्प्रिंग के बाद तो शुरुआत में ये इनिशियल स्पीड इसकी 0 रही होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी। तो जैसे जैसे ये आगे आया होगा वैसे वैसे यहाँ पर दो लोगों ने काम किया होगा। किसने किसने काम किया है भैया, अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूं
तो एक तो हमारा ग्रेविटी ने काम किया है और दूसरा हमारा स्प्रिंग ने काम किया है, और दोनों मिलने के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया होगा। ठीक है, और हम तब काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन लगाने वाले हैं जब काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम पर आ गई होगी। तो वर्क डन बाई एमजी की अगर आप बात करोगे तो हम कहेंगे भैया एमजी साइन थीटा यहाँ पर फोर्स था और चला कितना है, वो एक्स नॉट चला है, प्लस और अगर हम यहाँ पर बात कर लें वर्क डन बाई स्प्रिंग की बात करें तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होता है वो नेगेटिव में होता है भैया, तो माइनस का हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो बदलाव हुआ है उसमें से मेरे को फाइनल वाला देखना है, क्योंकि इनिशियल वाला जो है वो भैया जीरो होता है। ठीक है, इनिशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब बस हमें इसी चीज को सॉल्व करके हमें v की वैल्यू निकालनी है, बट हमें यहाँ पर एक्स नॉट जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, दैट इज एम जी साइन थीटा अपॉन के, ये वैल्यू उठा के हमें बच्चों यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर एक्स नॉट को रिलीज कर सकते, हटा सकते हैं। तो ये हटाओगे तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई के हो जाएगा, माइनस का हाफ इंटू के एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के। ठीक है, ऐसे जब आप करेंगे तो माइनस का के, आई थिंक के तो रहेगा बट यहाँ पर के स्क्वायर है तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर देखिए ध्यान से तो 1/2 वी फाइनल का स्क्वायर रहेगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या कर देंगे, 2k कर देंगे, एलसीएम लेंगे क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया 2k, तो यहाँ पर 2 जाएगा, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2k इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो k से यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो v फाइनल का जो स्क्वायर आ रहा है वो m बाई के जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे हिसाब से जी साइन थीटा तो रूट के बाहर होगा और अंदर जो है वो m बाई के रहेगा। क्या रहेगा बोलो बच्चा, m बाई के रहेगा। मुझे लगता है कि ये शायद पूरे टेस्ट पेपर में सबसे बड़ा और सबसे लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, बट मैं आपसे ये कहूंगा क्या स्टेप है, तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपको इक्विलिब्रियम पे मिलेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर स्प्रिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होते हैं, और उस कंडीशन पे आप मैक्सिमम कंप्रेशन पता कर सकते हैं, सॉरी कंप्रेशन इलोंगेशन पता कर सकते हैं कि इस इलोंगेशन पर आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी। तो इलोंगेशन यहाँ पर जो है वो एम जी साइन थीटा बाई के यहाँ पर है, और इसी पर ही हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई एमजी और स्प्रिंग दो लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वर्क डन बाई एमजी पहले हमने लिखा, तो फोर्स यहाँ पर एमजी साइन थीटा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होता है वो एमजी साइन थीटा होता है, और चला कितना एक्स नॉट, और स्प्रिंग की वर्क डन की बात करेंगे तो नेगेटिव में होता है, माइनस का हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, साथ में हाफ एम वी फाइल का स्क्वायर होता है, जिससे आप थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत मैथ्स लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसी कंडीशन में अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लें मैक्सिमम वेलोसिटी को, तो बेटा ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोलो भैया, मेरे हिसाब से फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। जी साइन थीटा अंडर रूट के अंदर एम बाई के, तो मैं कहूंगा कि ये आप इसे एक स्पेशल केस मान लें, क्योंकि इतना कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी नीट के एग्जाम में, इतना टाइम मिलता नहीं हमारे पास। इस स्पेशल केस का जो फॉर्मूला है आप इसे याद कर सकते हैं, जी साइन थीटा अंडर रूट के अंदर एम बाई के। कैसे आया है मैंने आपको लॉजिकली हर एक चीज बता दी है, थोड़ा फास्ट बताया है, आप चाहे तो स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, अच्छी तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रहा सवाल कि किस कॉन्सेप्ट का है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, कुछ खास नहीं, बाकी और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अप्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स इज 8 न्यूटन है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो दिया गया है उसको देख लेना चाहिए।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्वेश्चन में आपको 8 न्यूटन दिया गया है। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो बच्चा आपको यहाँ पर 10 मीटर दी गई है, और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई। चलिए ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है बेटा वो mv² होता है। यहां से आप चाहे तो mv² निकाल सकते हैं, दैट इज r इंटू एफ सी। r यहाँ पर 10 है, f की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो ये 80 हो जाएगा। mv², मैंने जानबूझ के पूरा नहीं निकाला क्योंकि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। अब आपने यहाँ पर mv² की वैल्यू ही यहाँ पर 80 निकाल ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 जूल लिखना उसमें कोई खास बात नहीं होगी। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भैया। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी और सर्कुलर मोशन को मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है, बट काइनेटिक एनर्जी की और जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करेंगे। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट अच्छा है। द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, डेल्टा यू बराबर जो होता है वो माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारी तरफ से बेटा जो है वो 45 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारी तरफ से 45 क्वेश्चन एकदम क्लियर है। प्लीज आप इन्हें देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एसबीटीएस का सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।